हेलो फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी गुरु में। आज हम करेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 8th का सेकंड चैप्टर के नोट्स। कल हमने इसका फर्स्ट चैप्टर किया था जो था हमारा संसाधन। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो बहुत अच्छे से उसको देखा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और शेयर करिए ताकि ये ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी बेसिक है और जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक हम स्टैंडर्ड बुक्स को नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप लोग प्लीज़ एनसीईआरटी पहले करिए अच्छे से, उसके बाद ही हम स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स को देखेंगे। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने ये एनसीईआरटी के नोट्स इस तरीके से बनाए हुए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। स्टैंडर्ड बुक में हम वही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो नया दिया होगा उसको देखेंगे और करंट अफेयर्स का देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है भूमि, मृदा, जल, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। और जिसको भी अगर आप लोगों को किसी भी और सब्जेक्ट के नोट चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करिएगा। विश्व की 90% यानी कि 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। शेष 70% भूमि पर या तो विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। ठीक है, पहला पॉइंट है आप लोगों का भूमि। सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। यानी कि प्राकृतिक संसाधनों में जो है सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जो है वो है भूमि। ठीक है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल 30% भाग भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग जो है आवास योग्य नहीं है। ठीक है, यानी कि भूमि तो है लेकिन उसमें से कुछ जो भाग है वो रहने योग्य नहीं है। भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों में लोग जो हैं कम रहते हैं और प्लेन साइड में ज़्यादा रहते हैं, शहरों में ज़्यादा रहते हैं, गांव में कम रहते हैं। इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ स्थलाकृति यानी कि पर्वतों की, जो मैंने आप लोगों को बताया है, पर्वतों के तीव्र ढाल और मरुस्थल यानी कि मरुस्थल के जो गांव होंगे वहाँ पे लोग बहुत कम नज़र आएंगे आप लोगों को या ना के बराबर भी होंगे। सघन विरल क्षेत्र। अब आता है भूमि उपयोग। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़क, उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता यानी कि जहाँ जल की उपलब्धता होगी खनिज ज़्यादा होगा, जहाँ की जलवायु अच्छी होगी, मृदा अच्छी होगी, कृषि योग्य होगी, तो ये इस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मानवीय कारक द्वारा भूमि का उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक है जैसे जनसंख्या, प्रौद्योगिकी। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजी और पॉपुलेशन। नेक्स्ट है निजी कृषि यानी कि निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है। जो निजी भूमि होती है यानी कि जो प्राइवेट होता है वो लोगों के उस अपने स्वामित्व में होती है, अंडर में होती है। मतलब सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है और जो सरकारी होती है वो सरकार के उसमें होती है। ठीक है, जनसंख्या बढ़ने, कृषि योग्य भूमि का विस्तार, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा जो है वो है भूमि संसाधन का संरक्षण। इसको देखेंगे। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। यानी कि डिमांड की जो बढ़ती हुई पब्लिक है, बढ़ती हुई जनसंख्या जो बढ़ रही है तो उस हिसाब से लोगों की डिमांड बढ़ रही है। तो वन जो भूमि है और जो कृषि योग्य भूमि है उसका जो विनाश हो रहा है। ऑब्वियसली बात है
कि जैसे जनसंख्या जितनी बढ़ती जाएगी उनकी डिमांड बढ़ती जाएगी और वनों में जो लकड़ियाँ होती हैं, वन काटे जाते हैं, लकड़ियों से फर्नीचर तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से विनाश हो रहा है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। इसलिए वन रोपण, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के विनियमित उपयोग तथा अतिचारण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। ठीक है, ये आप समझे होंगे। नेक्स्ट है हमारा मृदा। पृथ्वी पर पृष्ठ दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है, जो बारीक पृष्ठ दानेदार होते हैं उनके कणों की जो पतली परत होती है वो पहले तो मृदा कहलाती है, सबसे ऊपरी जो होती है। ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। केवल 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जो जनक हैं उनको देखते हैं। कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायवीय कारक हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा के संगठन में लगा समय है। नेक्स्ट है मृदा का निम्नीकरण। मृदा अपरदन और क्षीणता, ये क्षीणता है। ठीक है, क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक कौन कौन से हैं? वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट है मृदा संरक्षण के उपाय। पहला है मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक जाती हैं। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। ठीक है, पहला है मल्च बनाना। सेकंड है आप लोगों का वेदिका फार्म। ये तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। ठीक है, थर्ड है समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। फोर्थ है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। सिक्स्थ है चट्टान बांध। यह जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा क्षति को रोकते हैं। सेवंथ है जल। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जो है वो जल से ढका है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले
जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं। ठीक है। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवणीय जल जो है 2.7% ही है। 70% भाग बर्फ के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। इसको आप यहाँ पे नोट करेंगे अच्छे से। आप लोगों को भी अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप लोग इस तरीके से वहाँ पर लिख सकते हैं। आप लोग उसको अच्छे समझेंगे क्योंकि ये नोट्स इसी तरीके से बनाए गए हैं ताकि ये प्री और मेंस दोनों में आप लोगों को हेल्पफुल रहें। आपको हेल्प रहेंगे, ये बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हैं ये, ताकि आप लोगों को मेंस के लिए अलग से ना पढ़ना पड़े। ठीक है, अलग से नोट्स ना रेडी करने पड़े। इस तरीके से नोट्स बने हैं, थोड़े लेंथी हैं, लेकिन ये एक बार में ही नोट्स अच्छे से रेडी हो रखे हैं ताकि आप लोग बार बार किसी और सोर्सेस की तरफ ना भागे। ठीक है। 1% जल मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौम जल नदियों और झीलों और वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। यहाँ पे नोट है, वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 38 यानी कि 3850 घन किलोमीटर प्रति वर्ष थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक हो गई है। एक टपकता नल 1200 लीटर प्रति वर्ष जल व्यर्थ करता है। ठीक है, तो प्लीज़ जो वाटर है, जल है, उसको सेव रखिए, ज़्यादा वेस्ट ना करें। वर्षा जल संग्रहण में औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 135 लीटर जल का उपभोग करता है। जल की उपलब्धता की समस्याएं अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के भाग, ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। देखिए कितने बड़े नाम आए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो प्लीज़ जो वाटर है उनको उतना ही यूज़ करें जितना आप लोगों को उसकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा उसको वेस्ट ना करें। नेक्स्ट है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा है, जैव मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, ब्राह्मंडल। ठीक है, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। धीरे धीरे ये और समझ में आपको आती जाएंगी। आगे और भी चैप्टर आएंगे तो वहाँ पे इनका जिक्र होगा, तो वो और अच्छे से बताया गया होगा। परितंत्र जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहती हैं। ठीक है, परितंत्र में वनस्पति बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, मैंने बोला ना जिससे फर्नीचर बनता है, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और फल, गोंद, कागज़ प्रदान करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वन्यजीव। जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव आते हैं, उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। जो पॉइंट आते हैं ना, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से नोट करने हैं, क्योंकि यहीं से डाइवर्ट करके क्वेश्चन दिया जाता है, तो वहीं पे कंफ्यूजन
हो जाता है फिर। सदाहरित वन, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उगते हैं। पर्णपाती वन, आर्द्रता कम होती है और वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। घास स्थल, सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है गुल्म, जो भी हमने पढ़े ना पीछे ऊपर, ये उन्हीं का है। गुल्म, कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। टुंड्रा, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। आप इन चीज़ों को देखेंगे तो ये PYQ में आप देखेंगे, आप लोगों को मिल जाएगा, ये रिपीट हो रखे हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण, इसको देखते हैं यहाँ पर। वन हमारी संपदा है, पौधों जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है, यानी कि संकट में है और लुप्त होने के कगार पर भी है। ठीक है, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल नीचे हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय उद्यान। अब आता है जैव मंडल नीचे। यह वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है, जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? जैव मंडल नीचे। यहाँ पे एक नोट है आप लोगों के लिए। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES की स्थापना की गई प्राणियों और पक्षियों के संरक्षण के लिए, जिसको कहते हैं साइट्स। ठीक है, आपने इस तरीके से नाम आया है, PYQ में यूज़ हुआ है, तो आप लोग उस अच्छे से जानेंगे, समझेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये नोट्स अच्छे लगेंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसको नोट करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, बीच में गैप मत आने दीजिएगा। मेरे तरफ से हो जाता है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि काम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मैं हाउस वाइफ भी हूँ, साथ साथ मुझे घर का भी ध्यान देना होता है। लेकिन मैं पढ़ाई भी करती हूँ, स्टडी भी करती हूँ और मैं आप लोगों को नोट्स भी बता रही हूँ। तो प्लीज़ जितना मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग उसको नोट ज़रूर करिए और चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा। और कहीं भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा। कल हम मिलेंगे ज्योग्राफी के नेक्स्ट चैप्टर के साथ, क्लास 8th के। तो तब तक के लिए आप सबको मेरा बाय बाय।